21 मई 1991, भारत का वो दिन जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक नेता, एक उम्मीद, एक पूरे राष्ट्र का भविष्य और एक ऐसा धमाका जिसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ मलबे में बदल दिया। उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या एक तकनीकी खराबी उन्हें मौत की ओर ले गई या कोई साजिश? कौन थी वो महिला जो फूल लेकर आई और एक पल में सब खत्म हो गया? आज हम आपको ले चलेंगे उन आखिरी पलों में जो सिर्फ राजीव गांधी के नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे खौफनाक पलों में दर्ज हैं। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानियों का भंडार, जहां इतिहास बोलता है, सच सामने आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। 21 मई की शाम करीब 8 बजे मद्रास के ग्विंडी एयरपोर्ट पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गाथम चंद्रशेखर बेचैनी के साथ राजीव गांधी का इंतजार कर रही थीं। कुछ घंटे पहले ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम से चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के संचार तंत्र में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे पायलट कैप्टन चंदोग ने उड़ान रोक दी, जिसके राजीव गांधी ने गेस्ट हाउस लौटकर आराम करना ही बेहतर समझा। पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक उस दिन राजीव गांधी बेहद थके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि उन्हें जितना हो सके लोगों के बीच जाना चाहिए। चुनाव का माहौल था और पार्टी उम्मीद कर रही थी कि वे हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में मौजूद रहें। उस समय विशाखापट्टनम से इलेक्शन लड़ रही उमा गजपति राजू ने राजीव के लिए बहुत सारे व्यंजन रास्ते के लिए के दिए थे, लेकिन जब राजीव गांधी एयरपोर्ट से निकले ही थे कि साइकिल से एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, विमान ठीक हो गया है। राजीव जी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मद्रास जाने का प्लान दोबारा बनाया गया। शाम 6:30 संशोधित विमान मद्रास के लिए उड़ा। उस दिन विमान स्वयं राजीव गांधी चला रहे थे और ठीक 8:20 विमान सुरक्षित उतर गया। एयरपोर्ट से निकलकर राजीव गांधी बुलेट प्रूफ कार में मार्गाथम, G.K, मूपनार और राममूर्ति के साथ श्रीपेरुम्बदूर की सभा के लिए रवाना हुए। करीब 10:10 पर वे सभा स्थल पहुंच चुके थे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद वे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए महिलाओं की ओर बढ़े। तभी भीड़ में से एक 30 वर्षीय महिला आगे आई, छोटे कद की, सांवली सी, साधारण कपड़ों में, हाथ में चंदन का हार लिए हुए। वह जैसे ही राजीव गांधी के चरणों में झुकी, एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। प्रकाश, धुआं और मांस के टुकड़े, सब कुछ एक ही पल में हवा में उड़ गया। उसी समय कुछ कदम दूर खड़ी पत्रकार नीना गोपाल, जो राजीव गांधी के सहायक सुमन दुबे से बात कर रही थीं, उन्होंने अपने सामने ये सब होते हुए देखा। उनकी सफेद साड़ी पर उस विस्फोट का खून आज भी दाग के रूप में मौजूद है। धमाके के तुरंत बाद श्रीपेरुम्बदूर में अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु कांग्रेस के बड़े नेताजी के मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति वहीं मौजूद थे। धमाके के बाद उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब धुआं छंटा, राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था, उनका कपाल फट चुका था और मस्तिष्क का हिस्सा उनके सुरक्षाकर्मी P.K गुप्ता के पैरों के पास गिरा हुआ था। गुप्ता वहीं आखिरी सांसें गिन रहे थे। G.K मूपनार लिखते हैं कि मैंने गुप्ता को देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ बुदबुदाए और कुछ ही क्षण बाद मेरे सामने दम तोड़ दिया। मूपनार से कुछ दूरी पर जयंती नटराजन खड़ी थीं। उन्हें याद है कि धमाके के तुरंत बाद आसपास मौजूद लगभग सभी लोग घबराकर मौके से भागने लगे। यहां तक कि पुलिस भी जान बचकर भाग रही थी। जयंती बताती हैं, मैं जमीन पर पड़े शवों को देख रही थी, बस इस उम्मीद में कि कहीं राजीव उनमें ना हो। तभी उनकी निगाह पड़ी प्रदीप गुप्ता पर। उनके घुटनों के पास जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा था और जिसे देख मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो राजीव जैसा लग रहा है। उसी समय गल्प की पत्रकार नीना गोपाल भी आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं तक जहां कुछ ही देर पहले राजीव गांधी खड़े थे। नीना याद करते हुए कहती हैं, मैं जितना आगे जा सकती थी चली गई और वहाँ मैंने एक हाथ देखा जिसमें एक गुच्छी घड़ी थी। वो हाथ बिल्कुल राजीव जैसा लग रहा था, पर उस पल तक हमें पता ही नहीं था कि वो जीवित है या नहीं। फिर अचानक राजीव गांधी के ड्राइवर ने नीना और बाकी लोगों को पकड़कर कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, हालात बिगड़ सकते हैं।
मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। नीना पहले मना करती रही, वो सब कुछ देखना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने जोर देकर कहा कि स्थिति और खतरनाक हो सकती है। आखिरकार उन्हें वहाँ से बाहर ले जाया गया। कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस पहुंची। राजीव गांधी को उसमें ले जाया गया और नीना, गोपाल और बाकी लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल पड़े। उधर दिल्ली में उसी समय राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अभी अपने चाणक्यपुरी स्थित घर पहुंचे थे। तभी फोन की घंटी बज उठी। राजीव गांधी पर लिखने वाले लेखक रशीद किदवई बताते हैं, किसी ने जॉर्ज को फोन पर सिर्फ इतना कहा, कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और जॉर्ज तुरंत घर से निकल पड़े। उस समय तक सोनिया गांधी को भी कुछ संदेश मिलने शुरू हो गए थे। उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्होंने इंटरकॉम से जॉर्ज को फोन किया, लेकिन उस वक्त जॉर्ज फोन पर नलिनी चिदम्बरम से बात कर रहे थे, जो पी चिदम्बरम की पत्नी है और कांग्रेस परिवार से जुड़ी हुई थी। इसी बीच दूसरा फोन आया। इस बार कॉल चेन्नई के एक इंटेलिजेंस अधिकारी का था। उस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। हमले की पुष्टि हो गई है और वे अब जीवित नहीं हैं। ये सुनते ही विंसेंट जॉर्ज हक्का बक्का रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये खबर कैसे सुनाएं। घबराहट में वे तुरंत सोनिया गांधी के कमरे की ओर दौड़े। उस समय तक सोनिया गांधी के पास भी कई फोन आ चुके थे। सोनिया गांधी बाहर आईं और लगभग आदेश भरे स्वर में बोली, जॉर्ज, सच बताओ, क्या हुआ है? जॉर्ज सिर झुकाकर खड़े रहे। उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तब सोनिया ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वो जिंदा हैं? जॉर्ज की चुप्पी ही जवाब थी, और उस चुप्पी ने सोनिया गांधी को झकझोर दिया। वो जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, और उसी सदमे में उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। उस समय मात्र 12 वर्ष की प्रियंका गांधी भाग दौड़ करने लगी। दवा ढूंढी, पानी लाई, और पूरे घर में अराजकता का माहौल फैल गया। राजीव गांधी की मौत की खबर फैलते ही देश भर में सदमे की लहर दौड़ गई। मुख्य चुनाव आयुक्त टी शेषन ने तुरंत आगे के सभी चुनाव चरणों को स्थगित कर दिया। 24 मई को राजीव गांधी की अंतिम यात्रा निकली। दुनिया भर के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर DR कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन हुआ। कुछ ही महीनों में ही LTTE के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता शिवरासन और उसके साथी गिरफ्तारी से पहले ही साइनाइड खाकर मौत को गले लगा चुके थे। डॉक्टर कार्तिकेयन बताते हैं कि हमारी पहली सफलता थी हरी बाबू के कैमरे से मिली वो 10 तस्वीरें। हमने अखबारों में विज्ञापन दिए, लोगों से सूचना मांगी और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। उस पे हमें 3 से 4 हजार कॉल आए। हर एक को गंभीरता से सुना गया। हम बिना रुके 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करते रहे। पूरा केस हमने 3 महीनों में तैयार कर लिया। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगा, लेकिन हत्या की पहली बरसी से पहले हमने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने इच्छा जताई कि वे नीना गोपाल से मिलना चाहती हैं। नीना दुबई लौट चुकी थीं, लेकिन भारत लौटने का संदेश मिलते ही वो जून के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंची। नीना याद करती हैं, ये बहुत भावुक मुलाकात थी। सोनिया जी लगातार रो रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे सब बताओ, उन्होंने क्या कहा, उनका मूड कैसा था? मैंने उन्हें बताया। वो बेहद खुश थे, हल्के कदमों से चल रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे चुनाव जीतेंगे। भीड़ धक्का देती, उन्हें पकड़ती, फिर भी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वो उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। इतिहास के एक और गहरे अध्याय का जिक्र इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव PC अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में किया है। वे लिखते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटे बाद मैंने एम्स के गलियारों में सोनिया गांधी को राजीव से बहस करते देखा था। राजीव कह रहे थे, पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, कभी नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं चाहे जो करूं, मारा जाऊंगा। 7 साल बाद उनके कहे वही शब्द सच साबित हो चुके थे। राजीव गांधी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी उस आखिरी यात्रा के हर पल, हर धड़कन, हर चीख, हर गिरता हुआ कदम आज भी भारत के दिल में गूंजते हैं। एक माँ ने अपने बच्चों का सहारा खोया, एक पत्नी ने अपना जीवन साथी खोया, और इस देश ने अपना भविष्य खो दिया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या एक सोची समझी साजिश? कौन था वो जोड़ा जो मुस्कान के पीछे मौत छुपाए बैठा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई या इसके पीछे आज भी कुछ ऐसे सच छिपे हैं जिन्हें दुनिया ने कभी जाना ही नहीं? अगर आप ऐसे ही इतिहास के और अनकहे पहलू जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल कहानियों के भंडार से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि आपको इतिहास की उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो कोई नहीं बताता। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानियों के भंडार को।